फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली एग्ज़ाम। आज से हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन जो है स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत हम पूरा सिलेबस इसका जो वनडे एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपीएससी, आरओ और अन्य वनडे एग्ज़ाम में आता है उसको कंप्लीट करेंगे। और इस क्रम में आज से हम भारत के संवैधानिक विकास से लेकर के वर्तमान तक यानी 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम कंपनी के अधीन भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम, फिर 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट पहला, 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट और 1853 के चौथे चार्टर एक्ट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे जुड़े जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को जो है हम दो भागों में इसका अध्ययन करेंगे। एक तो कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास और एक ताज के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। आज हम कंपनी के अधीन भारत के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत होता क्या है कि जब 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का चार्टर प्रदान कर दिया जाता है, तो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। भारत में आने के बाद कंपनी यहाँ पे अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूर्ण करती है और जब व्यापार में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है तो फिर धीरे धीरे वो प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने लगती है। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल वाला जो क्षेत्र था, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्र भी आते थे, उस पर वो अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। फिर वो कंपनी के माध्यम से जो है प्रशासन भी कंपनी अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्रशासन भी चलाती है। लेकिन धीरे धीरे जब कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि कंपनी में भी आर्थिक अस्थिरता आ जाती है और कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं रह जाती है। इस स्थिति को देखते हुए 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों की जाँच के लिए एक समिति जिसका नाम गुप्त समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1773 ईस्वी में सौंपी। इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और यह संसद से पास होकर एक अधिनियम बन जाता है। इसी अधिनियम को हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला एक्ट था। इसको ध्यान रखिएगा, पहला एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके माध्यम से इंग्लैंड में जो है गृह सरकार और भारत में प्रशासन संबंधित कुछ बदलाव किए गए थे। इंग्लैंड में क्या प्रशासन संबंधी बदलाव किए गए थे उसको देखते हैं। उसके अंतर्गत जो बदलाव किए गए थे उसको हम गृह सरकार के नाम से जानते हैं। अब गृह सरकार के अंतर्गत ये किया गया था कि कंपनी के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, ठीक, और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल। जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी का प्रशासन चलाती थी, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कंपनी में जो निवेशक थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा गया, जो कंपनी में अपना धन लगाते थे। और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी की कार्यकारी संस्था थी, ठीक। इसमें कुल 24 निदेशक थे। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। अब प्रोप्राइटर्स ये जो थे, इन्हीं प्रोप्राइटर्स द्वारा कंपनी के 24 निदेशकों को चुना जाता था। 24 निदेशक मिलकर ही डायरेक्टर्स 24 निदेशक जो है चुने जाते थे। और इन्हीं निदेशकों में से एक जो है एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी आपस में चुनकर ही। इसी के द्वारा प्रशासन चलता था कंपनी का। अब फिर
कुछ बदलाव जो है वो किए गए, महत्वपूर्ण जो बदलाव थे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में थे, उसको देखते हैं। इसमें किया क्या गया कि बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल में अभी तक गवर्नर का शासन होता था, उस बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अन्य दोनों जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, जैसे एक था मुंबई था, एक मद्रास था, उसको जो है बंगाल इसी मतलब गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को कार्य करने का, गवर्नर जनरल के का दायित्व तो बढ़ गया, जाहिर सी बात है। तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया। ठीक, जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह अधिनियम भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यही है कि जो आप आगे चलकर देखिए, आगे चलकर जो संसद की स्थापना होती है, उसमें पहले समझिए छोटा संसद था जिसमें एक जो अध्यक्ष थे और 4 इसके सदस्य थे, यही मिलकर पूरे प्रशासन की देखरेख करते थे। और आज इसका विस्तृत वर्तमान में हमारी संसद है। ठीक है, अब इसके द्वारा इसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि इस उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसके 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और फिर 3 अन्य न्यायाधीश थे कलकत्ता। और इस सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले जो है न्यायाधीश वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी का जो एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा देगा। मतलब कंपनी जो है अब 1773 से लेकर 1793 ईस्वी तक अपना व्यापारिक अधिकार जो अपने पास ही बनाए रखेगी। आगे चौथा पॉइंट क्या है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार मतलब जो कंपनी से सामान खरीदते थे वो उसके बाद खुद अपने मुनाफे के साथ बेचते थे। कंपनी से कम दाम में खरीदते थे क्योंकि वो कंपनी में थे, उनका वर्चस्व था वहाँ पे। और फिर बाहर जो है अपने बेचकर खुद मुनाफा कमाते थे। वो कंपनी को मुनाफा उसका नहीं मिल पाता था, इसीलिए कंपनी में आर्थिक अस्थिरता आई थी और वो बहुत बुरी हालत में चली गई थी। और दूसरा कि भारतीय लोगों से जो उपहार लेते थे, मतलब वो घूस लेते थे और फिर रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे आज आप देखते हैं कि किसी को घूस देना, इसके तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले यहीं पे वो आया था सामने। ठीक, ये इतने प्रावधान किए गए और सबसे ज़्यादा ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया और केंद्रीय प्रशासन की स्थापना भारत में की गई, इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे भी जाते हैं आपको, अभ्यास प्रश्न में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आता है संशोधन अधिनियम 1771। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट और बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। मुख्य कमी क्या थी? मुख्य कमी इसमें ये थी कि इसमें गवर्नर जनरल, एक शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी, दूसरी शक्ति मुख्य न्यायाधीश के पास थी। तो दोनों के अधिकारों को सीमित या फिर दोनों के कार्यक्षेत्रों को विभाजित नहीं किया गया था स्पष्ट रूप से, इसीलिए दोनों की शक्तियों के फिर दोनों का आपस में टकराव होने लगा, जिससे बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हैं कि दिल्ली के एलजी और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दोनों के मध्य में जब इसी विवाद को लेकर चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से निर्णय हुआ, फिर दोनों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया। तो यही स्थिति ये वाली भी थी, ये जो आप देख रहे हैं 1781। और ये आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया भी है। आगे देखते हैं। फिर आता है 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? इसके अंतर्गत कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य क्या थे और राजनीतिक कार्य क्या थे, इसको समझते हैं। ये वाणिज्यिक कार्य मतलब व्यावसायिक कार्य, जो कंपनी यहाँ पे व्यवसाय करती थी उसको अलग किया गया। और फिर राजनीतिक कार्य मतलब जैसे नागरिक संबंधी मामले हो गए हैं, और फिर राजस्व संबंधी मामले हो गए, फिर सैन्य संबंधी मामले हो गए। राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, व्यावसायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक, फिर दूसरा क्या था? इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवहारिक मामलों के संचालन की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय की स्थापना की। देखिए, ये जो राजनीतिक मामले थे
इन राजनैतिक मामलों के लिए, मतलब इनको ये नागरिक संबंधी मामले, सैन्य संबंधी मामले, फिर राजस्व संबंधी मामलों को के प्रबंधन के लिए एक निकाय की स्थापना की जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और यही 6 सदस्य मिलकर इसका प्रशासन चलाते थे। ठीक, अब देखिए यहीं से द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। कैसे द्वैध शासन? जैसे एक तो प्रशासन कंपनी चला रही है व्यावसायिक मामलों में, और फिर एक प्रशासन जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चला रहा है। तो यहीं से डायरकी, जिसको डायरकी बोला जाता है, द्वैध शासन का एक नया मतलब एक रूप सामने आता है सबसे पहली बार यहीं पे। ठीक, और फिर ये जो अध्यक्ष, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया था, इसका जो अध्यक्ष था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, और वो यहाँ से अपने कार्यों के लिए फिर संसद में जाकर उसको अपनी बात को रखता था। वहाँ पे विचार विमर्श या बातचीत होती थी। फिर एक काम ये भी किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिवर्तन कर सदस्यों की जो संख्या पहले 4 सदस्य थे उसमें से एक घटाकर 3 सदस्य केवल कर दिए गए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। और फिर 5वां पॉइंट कर, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सदस्यों के मामलों की सुनवाई होगी। देखिए, जैसे आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग जो था उसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूट घसोट या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाया, और जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। वो कोर्ट यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए अलग से स्थापित किया गया एक कोर्ट था, उसी कोर्ट की यहाँ बात की जा रही है। फिर आता है 1786 का संशोधन अधिनियम। यह संशोधन अधिनियम कोई विशेष अधिनियम नहीं था, इसमें बस केवल ये था कि वारेन जब कॉर्नवालिस को भारत आने के लिए, भारत भेजने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए कहा गया तो उसने 2 संशोधनों की मांग की थी। उसमें पहला संशोधन यह था कि जो सेनापति की शक्ति है वो गवर्नर जनरल में निहित कर दी जाए, और दूसरा जो कार्यकारी बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी, जैसे पहले 4 सदस्य थे, ठीक, मतलब 3 सदस्य थे और फिर एक गवर्नर जनरल था। अगर वो तीनों सदस्य एक तरफ हो जाते थे तो गवर्नर जनरल में, इसमें गवर्नर जनरल बस केवल नाम मात्र का रह जाता था, उसकी कोई शक्ति नहीं बचती थी। इसीलिए उसने कहा कि विशेष परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में नहीं, केवल विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी जाए कि वह परिषद के निर्णयों को रद्द कर सके और अपने निर्णयों को लागू कर सके। इसलिए बस इसी परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण है अधिनियम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट पर। ये चार्टर एक्ट के क्रम में टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। एक 1793 का चार्टर एक्ट, एक 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, और फिर एक 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट, 1853 का चौथा चार्टर एक्ट। अब इसमें हम चलिए पढ़ते हैं पहला चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर। इसमें क्या था, ये कंपनी के अधिकारों यानी व्यापारिक और राजनैतिक को पुनः 20 वर्षों के लिए, मतलब कंपनी को जो दोनों अधिकार थे अभी उसको 20 वर्षों के लिए पुनः जो है बढ़ा दिया गया। और फिर दूसरा था कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का जो अधिकार कॉर्नवालिस को दिया गया था, कॉर्नवालिस को वो आने वाले गवर्नर जनरलों के लिए भी जारी रखा गया। मतलब क्या था, मतलब ये जो आपका 1786 का अधिनियम आया था, 1786 का संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा बस कॉर्नवालिस के परिप्रेक्ष्य में ही मेन बात की गई थी कि उसी को प्रदान किया जाएगा। लेकिन फिर जब इसके लाभ को, इसके महत्व को समझा गया तो 1793 में संशोधन कर वो आने वाले गवर्नर जनरलों को भी दे दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये कंपनी के राजनैतिक अधिकार यानी जो नागरिक, राजस्व और सैन्य अधिकार थे को 20 वर्षों के लिए तो बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार का अधिकार अभी कंपनी को प्राप्त रहा। मतलब क्या था कि चाय का जो कंपनी भारत में रहकर जो चाय का उत्पादन करेगी, जो भी चाय उत्पादित करेगी, उसके व्यापार पर या भारत में चाय के व्यापार पर बस कंपनी का ही अधिकार रह जाएगा, कोई और कंपनियां इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। और फिर दूसरा चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो बस ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के मध्य ही व्यापार होगा, कोई और इंग्लैंड की कंपनी इसमें
सम्मिलित नहीं की जाएगी या सम्मिलित नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन की अनुमति दी गई, मतलब ईसाई मिशनरी अब भारत आ सकते थे, वो आकर यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। अच्छा, एक विशेष परिप्रेक्ष्य में ये बात ध्यान रखिए। देखिए 1813 मतलब 1813 के नज़दीक की बात है ये, कि जब आते हैं प्रचार प्रसार शुरू होते। और आप ये भी पढ़ेंगे कि 1828 के पास राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो नियर अबाउट इसी के आसपास इसी काल में 20 वर्ष के काल में ये किया गया। इसको आप इस आधार पर भी याद रख सकते हैं कि 1828, अच्छा ये उसी के अंतर्गत आता है। और फिर राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत की गई, तो इसी से रिलेटेड ये भी है, जिसको आप याद रखिएगा इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वही आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, नहीं तो जो और कई बिंदु हैं उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल जो महत्वपूर्ण है उसी को याद रखना आप। तीसरा पॉइंट क्या है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, ये IAS 2019 वाले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। मतलब अभी तक जितने क्षेत्र पर भी कंपनी शासन करती थी वो अब ब्रिटिश क्राउन का है, कंपनी का उसमें कोई ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं रहेगा कि वो कंपनी को, उस पर ब्रिटेन क्राउन का अधिकार रहेगा। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा या किस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर पैसे खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा या दूसरे चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, अब आपका आता है कि 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट, 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट, इसमें क्या था, ब्रिटिश, ये बहुत ही ज़्यादा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, MIMP कर लीजिएगा इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, 7वां का, इसमें ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक सिद्ध हुआ था। कैसे निर्णायक सिद्ध हुआ था ये देखते हैं। देखिए, भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया, किस परिप्रेक्ष्य में, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सॉरी, और बम्बई, मद्रास, बंगाल या अन्य जो प्रदेश थे, ब्रिटिश प्रदेश थे, उसमें गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। मतलब जो अलग अलग थे वो पूरा गवर्नर जनरल के ही नियंत्रण में आ गए थे। और भारत का इस परिप्रेक्ष्य में भारत का पहला गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था या बना था। इस अधिनियम द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है कि कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीयकरण कर दिया गया। कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में, कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और मद्रास तथा बम्बई की कानून जो प्रेसिडेंसी थी उनके कानून बनाने की शक्ति जो है अब समाप्त कर दी गई। अब उनके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं रह गई थी। अब जो भी कानून बनाएगा वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी मिलकर ही बनाएंगे और बाकी सब उसका पालन करेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि विशेषज्ञ को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसे परिषद की बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार तो था परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। देखिए, इसमें आप सीधे बस उसको याद रखिए कि यहाँ भारत के महान्यायवादी को, क्योंकि वह संसद में आपकी बैठकों में सम्मिलित तो हो सकता है, चर्चा में सम्मिलित तो हो सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहता। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी है, समझ लीजिए कि इसी से विकसित होकर महान्यायवादी का पद भारत में सृजित किया गया है। और लॉर्ड मैकाले को पहले विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। वो लॉर्ड मैकाले ही पहला विधि सदस्य था जिसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया था। ठीक, चौथा पॉइंट चलिए देखते हैं, क्या बोलता है कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश सरकारी चयन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इस अधिनियम के आने के पहले, मतलब 1833
कि इस अधिनियम के पहले कोई भी भारतीय अगर उसमें था तो भेदभाव, उनके आधार पर भेदभाव किया जाए, मतलब उनको सरकारी चयन में हिस्सा नहीं लिया गया, नहीं लेते होंगे, नहीं लिया जाता रहा होगा इसके नहीं। लेकिन अब इस अधिनियम के आने के बाद उनको भारतीयता के आधार पर, वंश के आधार पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी चयन में। जैसे आप अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं कि अवसर की समानता, तो वही यहाँ पे वही। और 15 पढ़ते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव का अंत, तो वो दोनों का सम्मिलित रूप है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या आता है कि कंपनी के राजनैतिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो राजनीतिक अधिकार था, मतलब नागरिक विषय, सैन्य विषय और राजस्व विषय, उसको बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी अभी भी भारत में 20 वर्ष तक शासन चलाएगी, मतलब 1853 तक कंपनी शासन चलाएगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और फिर उसके जो व्यापारिक एकाधिकार, जो चाय और चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार अभी था, उसको भी पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कोई भी कंपनी इंग्लैंड से भारत आकर अधिकार पत्र प्राप्त करके भारत में सभी क्षेत्रों में व्यापार कर सकती थी जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, व्यवसाय करती थी। ठीक। और छठवां पॉइंट क्या है कि इस एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। इसी एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने और अंततः इसको खत्म करने की बात की गई, सुधारने और खत्म करने की। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपका लास्ट क्या है? लास्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, जिसको लास्ट या चौथा चार्टर एक्ट कहते हैं। क्या उसमें कंपनी का राजनीतिक अधिकार अब की बार नहीं बढ़ाया गया, आपको पता है क्यों? क्योंकि 1858 में देखते हैं कि क्राउन का शासन आ जाता है। कंपनी का राजनीतिक एकाधिकार, मतलब नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी विषय जो थे वो अब की बार 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाए गए। इसमें कुछ कहा नहीं गया कि कंपनी कब तक शासन चलाएगी। और इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, ये अधिनियम जब आता है तो प्रशासनिक कार्य, मतलब नागरिक कार्य, सैन्य कार्य और फिर बाकी जो एक था राजस्व संबंधी कार्य, उसको अलग कर दिया गया। और फिर विधायी कार्य, मतलब कानून बनाने का, गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाती थी उसको अलग कर दिया गया। इसके द्वारा परिषद में, इस अधिनियम द्वारा जो विधायी परिषद इसको अलग किया गया, तो उसमें 6 और सदस्य, परिषद में 6 और सदस्य जोड़ दिए गए, पार्षद, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। और फिर इसने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया, विधान परिषद का, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। अब आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, तो 1853 के अधिनियम द्वारा। ठीक, अब देखिए इसमें गवर्नर जनरल की विधान परिषद हो गई, उसमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को विभाजित कर दिया गया। और इसमें 4 प्रशासनिक कार्यों में जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी के जो 4 सदस्य थे उनको तो रहना ही, वो तो रहेंगे, वो तो हर प्रशासनिक कार्यों में भी रहेंगे, विधायी कार्यों में भी रहेंगे। लेकिन विधायी कार्यों में जो है अब ये 6 और जुड़ के ये हो जाएंगे टोटल 11 सदस्य, मतलब अधिक से अधिक 11 सदस्य ही इसमें रह सकते थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर चौथा पॉइंट, इसने प्रथम बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधि, जैसे देखिए विधान परिषद मतलब जो 6 सदस्य जोड़े गए थे उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। किस परिप्रेक्ष्य में? मतलब भारत के लोग ही उस विधान परिषद में सम्मिलित होंगे, मतलब कुछ सदस्यों को शामिल किया गया, अनिवार्य नहीं किया गया, सम्मिलित किया गया। कैसे? गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। मतलब जो स्थानीय प्रांतीय सरकार थी वो अपने यहाँ से चुनकर उनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधायी पार्षद के रूप में या फिर विधान पार्षद के रूप में उनको वहाँ पे भेजेगी। ठीक, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप राज्यसभा सदस्य को देखते हैं जो प्रांतीय विधान परिषदों से, विधानसभाओं से चुनकर वहाँ भेजे जाते हैं, उनका चुनाव करते हैं वो। अब 5वां आता है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई,
किस लिए? ताकि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रबंधन किया जा सके। ठीक। अब छठवां पॉइंट क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो पहले 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे उनकी संख्या घटाकर जो है 18 कर दी गई। ठीक। सातवां सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब जो विधि सदस्य थे, जो चौथे लॉर्ड मैकाले शामिल हुए थे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, उनको 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब कैसे? देखिए समझ, जैसे अभी भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको संसद में वोट देने का भी अधिकार दे दिया जाए, इसकी बात हो रही है बस। ठीक। तो फिर हमने भारत का संवैधानिक विकास का पहला भाग कंपनी के अधीन जो है भारत का संवैधानिक विकास उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है इसको आप रिपीट कीजिएगा और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं इसका पीडीएफ मतलब इसके प्रश्नोत्तर सॉल्व करने की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? मतलब किस एक्ट ने समाप्त किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1793 का चार्टर एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है, तो उसमें देखिए 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, उसमें कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी उसके चाय और चीनी के व्यापारिक एकाधिकार अभी कंपनी के पास थे, इसीलिए पहले का डी हो जाएगा। दूसरा क्या आता है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था? किसके द्वारा? रॉलेट एक्ट, ये तो इससे संबंधित है ही नहीं। अस्थायी बंदोबस्त एक्ट, ये भी नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट शायद ये हो सकता है। पिट्स इंडिया एक्ट ये भी है, लेकिन सर्वप्रथम की बात करें कि सर्वप्रथम किस एक्ट द्वारा, तो यहाँ पे सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की सार्वजनिक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग एवं रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह ब्रिटिश संसद ने प्रथमतः कब घोषित किया? 1813 में, 1833 में, 1853 में, 1858 में। भेदभाव नहीं किया जाएगा ब्रिटिश संसद ने, ये 1833 का जो तीसरा चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये तो आपको सबको पता है अच्छे से। ये पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, बस क्वेश्चन को घुमा के इसने पूछा है। तो 1813 का चार्टर एक्ट यानी दूसरा चार्टर एक्ट। ठीक। पांचवें का ए हो जाएगा। छठवां आता है किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये बोल रहा है हिस्सा लेना संभव बनाया, मतलब उससे पहले तो निहित नहीं था, लेकिन उसके बाद हिस्सा लेना उनका संभव हो गया। तो इसके अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसके अंतर्गत आपने पढ़ा है चार्टर एक्ट 1833 का पहला वाला। आपको अगर नहीं याद आ रहा होगा तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर सातवां आता है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर जो है विचार कीजिए। सबसे पहला है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये कथन तो सही है। और दूसरा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है, आपने अभी अभी सॉल्व किया था। और तीसरा क्या आता है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसको आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में राजस्व कब आया था? जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और भारत का शासन जो है वो कंपनी से क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और दूसरा था, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए 8वां देखते हैं। 8वें में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ, मतलब कौन सा अधिनियम सबसे अल्पकाल तक रहा, उसके बाद जल्दी दूसरा अधिनियम आ गया था। तो पहला देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद फिर दिया है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उसके बाद फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सॉरी, देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद 1935 में आया था फिर दूसरा भारत शासन अधिनियम, जो काफ़ी लंबा है। और दूसरा है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसके 10 साल बाद आया था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तुरंत 2 साल बाद ही आ गया था संशोधन अधिनियम, कौन सा, 1786 का। ठीक, तो ये तो 2 साल बाद ही है। ठीक, और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लगभग 12 साल बाद आया था 47 में भारत शासन अधिनियम का। तो आपका यहाँ पे ये वाला जो है सही ये हो जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट आपका सही, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है 8वें का। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया। अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन, तो किस क्षेत्र में था वो, कृषि, क्या वो कृषि था, क्या शिक्षा था, या फिर स्वास्थ्य था, या प्रौद्योगिकी था। तो आपको पता है कि 1813 से शिक्षा था, जिसमें 1 लाख रुपए का शिक्षा पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, अब कौन सा आता है, आते हैं 10वें पे हम लोग। मतलब 9वें का तो कौन सा सही होगा, बी वाला, शिक्षा। 10वें पे, गवर्नर जनरल को समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार कब दिया गया गवर्नर। तो ये आपको पता है कि जब सबसे पहले तो कॉर्नवालिस का आया था 1786 का, जिसमें स्पेशली कॉर्नवालिस के लिए ही बंदोबस्त किया गया था, लेकिन अदर और गवर्नर जनरल के लिए जो व्यवस्था की गई वो 1793 के पहले चार्टर एक्ट में की गई थी। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए, 10वें का ऑप्शन ए। ठीक, चलिए फिर अगला देखते हैं। 11वां क्या है, इसमें चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित एक्ट के द्वारा उन्मूलन हुआ था। किस एक्ट के द्वारा, तो आपको पता है, आपने सॉल्व किया, ये तीसरा था 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट द्वारा, उसको भी खत्म कर दिया गया था। 12वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में कुल कितने चार्टर भारत भेजे गए थे। तो आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, 4 चार्टर एक्ट है। कौन सा, सबसे पहला तो 1793 का पहला चार्टर एक्ट, फिर आता है 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, फिर आता है 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट, और लास्ट वाला रहता है 1853 का चौथा चार्टर एक्ट। ठीक, अब चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कराया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आपको ये तो पता है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ए वाला ही मिल गया आपको, 1774 में हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, चलिए 14वां देख लेते हैं हम कि 14वां क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे और किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बाद में देखिएगा, पहले आप खुद इसको याद कर लीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये था वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, किस अधिनियम द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसको याद कीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव तो ये तो था नहीं, है तो 1772 तक ही था। वारेन हेस्टिंग, ठीक है, इसमें है रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब आता है 15वां कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे, कब और किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कब बनाया गया था, 1833 के तीसरे चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन, इतने 15 क्वेश्चन थे। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आप इसको PDF सेव कर लीजिएगा और रखिएगा, बार बार एक्सरसाइज करते रहिएगा इसका। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी मेंशन कर दिया है। तो ठीक है, फिर चलिए अब वीडियो को काइंड करते हैं। आप ना समझ में आया तो आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होगी आप जो है कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए फिर सभी को नमस्ते।